लेजी पेरेंट्स। आज फिर ब्रेड एंड बटर में दूसरी कतार में एक नीले प्लास्टिक टिफिन बॉक्स को बंद करते हुए बड़बड़ाया। राघव और मैं दूसरी डेस्क पर चले आए। छोड़ो भी गोपाल, क्लास किसी भी समय फिर से लग सकती है, राघव ने कहा। मैं आलू पूरी लाया हूँ, हम उसे बांट कर खा सकते हैं। दूसरों का खाना चुराना अच्छी बात नहीं है। मैं एक छोटे से गोल स्टील टिफिन बॉक्स से जूझने लगा। इसे कैसे खोलते हैं? बॉक्स के पतले लेकिन जिद्दी ढक्कन को खोलने के लिए नुकीले नाखून की ज़रूरत होती है, लेकिन वे हम दोनों के पास नहीं थे। हमने वीकली टिफ़िन चोरी के लिए अपनी सुबह की असेंबली छोड़ दी थी। हमारे पास 10 मिनट का और समय था, जिसके बाद बाहर राष्ट्रीय गीत शुरू हो जाता। उसके बाद क्लास 5C लग सकती थी। हमें इसी दौरान टिफ़िन को खोजना, उसे चट कर जाना और वापस रखना था। अचार और पराठे हैं, राघव ने ढक्कन खोलने के बाद कहा। तुम्हें चाहिए? मैंने स्टूडेंट के बैग में स्टील का डब्बा फिर से रखते हुए कहा। मेरी आंखें एक बैग से दूसरे बैग तक दौड़ रही थी। ये वाला, मैंने पहली कतार में एक गुलाबी इम्पोर्टेंट झोले की ओर इशारा करते हुए कहा। ये बैग दिखने में महंगा लगता है, इसमें ज़रूर अच्छा खाना होगा। आओ। हम दौड़कर उस बैग की सीट तक पहुँचे। मैंने 12वीं बैग उठा लिया। सामने से उसकी चेन खोली तो मुझे एक लाल चमकदार आयताकार टिफिन मिला। कवर पर चम्मच के लिए भी एक कंपार्टमेंट था। फैंसी बॉक्स, मैंने उसका ढक्कन खोलते हुए कहा। इडली चटनी का एक छोटा सा बॉक्स और चॉकलेट केक का एक बड़ा सा टुकड़ा। मेरे हाथ जैकपॉट लग गया था। मुझे तो केवल केक ही चाहिए। मैंने केक का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाते हुए कहा। पूरा मत लो, इट्स नॉट फेयर, राघव ने कहा। यदि मैं केवल थोड़ा सा ही खाऊंगा तो भी उसे पता चल जाएगा। मैंने तोड़िया चढ़ाते हुए कहा। तो इसे 2 भाग में काट दो, एक तुम ले लो और दूसरा छोड़ दो, राघव ने कहा। लेकिन काटूं किससे? किसी रूलर का इस्तेमाल करो, उसने सुझाया। मैं दौड़कर अपनी डेस्क पर गया, एक रूलर लाया और उसी की मदद से केक को बड़ी सफाई से काट दिया। फाइन, मैंने कहा। अब तो खुश होना, ये केक उसका है, राघव ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, मैंने कहा। मैंने उसे एक बाइट ऑफर की, उसने मना कर दिया। मैंने घर पर नाश्ता नहीं किया था। मैं केक पर टूट पड़ा। मेरी उंगलियां आइसिंग में लथपथ हो गई। तुम अपना खुद का टिफिन क्यों नहीं लाते? राघव ने पूछा। मेरे मुंह में केक भरा था, इसके बावजूद मैंने जवाब दिया, क्योंकि इसका मतलब होगा बाबा के लिए एक्स्ट्रा वर्क। उन्हें पहले ही लंच और डिनर तैयार करना पड़ते हैं। तो मैं उनसे कह देता हूँ कि मुझे भूख नहीं लगती। मेरे पिता एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। वे सुबह 6 बजे घर से निकल जाते थे, यानी मुझसे भी पहले। मैंने अपनी उंगलियों पर लगी चॉकलेट क्रीम को चाटकर साफ किया। हम राष्ट्रगान सुन सकते थे। मैं तुम्हारे लिए टिफिन ला सकता हूँ, राघव ने कहा। वो राष्ट्रगान के लिए उठ खड़ा हुआ और अपने साथ मुझे भी खड़ा कर लिया। रहने दो, तुम्हारी मॉम बोरिंग खाना बनाती है, रोज रोज पूरियाँ, मैंने कहा। हमने सुना कि स्टूडेंट आपस में बतियाते हुए क्लास की ओर चले आ रहे थे। मैंने बचा खुचा केक अपने मुंह में ठूंस लिया। जल्दी करो, राघव ने कहा। मैंने लाल टिफिन बॉक्स बंद किया और फिर से बारबी बैग में रख दिया। वैसे यहाँ बैठता कौन है? राघव ने पूछा। मैं गुलाबी झोले की खोजबीन करने लगा और उसमें से मुझे एक नोटबुक मिली जिस पर भूरे रंग का कवर चढ़ा था। मैंने कवर पर लिखे लेबल को पढ़ा। आरती प्रताप प्रधान, विषय गणित, क्लास 5, सेक्शन C, उम्र 10, रोल नंबर 1, सनभीम स्कूल। व्हाटएवर, अब हम चलें, राघव ने कहा। मैंने बैग को फिर से आरती की कुर्सी पर टांग दिया, जहां वो पहले भी टंगा हुआ था। चलो, मैंने कहा। हम दौड़कर अपनी पीछे वाली सीट तक पहुंचे। वहां बैठे और अपना सिर डेस्क के ऊपर झुका लिया। हमने अपनी आंखें मूंद ली और ऐसा दिखावा करने लगे मानो हमारी तबीयत खराब हो। इस सुबह के असेंबली में शामिल ना होने का बहाना था। क्लास 5 सेक्शन C के सभी बच्चे भीतर आए और पूरा क्लासरूम में 10 साल के 4 दर्जन बच्चों के शोरगुल से भर उठा। हमारे क्लास टीचर सिमरल गिल मैडम 1 मिनट बाद आई और पूरी क्लास में खामोशी छा गई। मल्टीप्लिकेशन, उन्होंने बोर्ड पर लिखा, जबकि बच्चे अभी अपनी अपनी जगह पर बैठ ही रहे थे। मैं सीधा खड़ा हो गया और गर्दन उचकाकर आरती प्रताप प्रधान, रोल नंबर 1 को देखने की कोशिश करने लगा। उसने सफ़ेद स्कर्ट, लाल कार्डिगन पहन रखा था और उसकी चोटियों में रिबन बंधा था। वो अपनी जगह पर बैठ गई।
टीचर उसके ठीक सामने थी। ए आरती जोर से चीखी। उसने अपनी सीट पर चॉकलेट में लथपथ एक रूलर उठाया। उसकी स्कर्ट पर चॉकलेट के दाग लग चुके थे। ओ माय गॉड! आरती की तीखी आवाज़ ने पूरी क्लास का ध्यान खींचा। आरती बैठ जाओ, गिल मैडम ने चिल्लाते हुए कहा। उनकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो पीछे की पंक्ति में बैठे बच्चों को भी कपा देने के लिए काफ़ी थी। गिल मैडम को शोरगुल पसंद नहीं था, चाहे शोर करने वाली लड़कियों ने क्यूट चोटियां बना रखी हो। राघव और मैंने एक दूसरे को सहमी हुई नज़र से देखा। हम वारदात करने के बाद अपने पीछे सबूत छोड़ गए थे। मैडम, किसी ने मेरी सीट पर एक गंदा रूलर रख दिया है। मेरी नई स्कूल ड्रेस खराब हो गई है, आरती ने सुबकते हुए कहा। पूरी क्लास हंस पड़ी और आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या? टीचर ने कहा। उन्होंने चौक नीचे रखा, अपना हाथ छड़ा और आरती से रूलर ले लिया। आरती सुबकती रही। टीचर क्लास में घूमने लगी। वो जहाँ जहाँ से गुजरती स्टूडेंट अपनी सीट में धंसते चले जाते। आज चॉकलेट केक कौन लाया था? उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी थी। मैं लाई थी, आरती ने कहा। उसने अपना टिफिन बॉक्स खोला और वो समझ गई कि उसके केक का इस्तेमाल उसी के ड्रेस को बर्बाद करने में किया गया है। अब तो उसका रोना धोना और बढ़ गया। कोई मेरा केक खा गया है। वो इतनी जोर से रोने लगी कि समीप ही लगने वाली क्लास 5B भी उसका आवाज़ सुन सकती थी। पूरा नहीं, आधा केक, मैं उसे कहना चाहता था। राघव ने मेरी ओर देखा। अपनी गलती कबूल कर ले, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पागल हो गए हो क्या? मैंने उसी तरह फुसफुसाते हुए जवाब दिया। जब गिल मैडम मेरे पास से होकर गुजरी तो मैंने फर्श पर नजरें गड़ा दी। उन्होंने गोल्डन स्लीपर्स पहन रखी थी जिसकी स्ट्रैप पर नकली क्रिस्टल लगे थे। मैंने मुट्ठियाँ भींच ली। मेरी उंगलियां चिप चिप हो रही थी। टीचर फिर से क्लास के आगे वाले भाग में चली गई। उन्होंने अपने पर्स से एक टिश्यू निकाला और रूलर को पोंछकर साफ कर दिया। जिसने गलती की है वो चुपचाप कबूल कर ले, वरना उसे बहुत सख्त सज़ा मिलेगी, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा। मैंने ऐसा दिखावा किया मानो कुछ सुना ही ना हो और अपनी गणित की नोटबुक खोल ली। GM कौन है? टीचर ने पूछा। उन्होंने मेरे नाम का इनिशियल पढ़ लिए थे। मैंने उन्हें एक कॉम्पास की मदद से अपने रूलर पर उकेड़ रखा था। क्लास में 2 GM थे। उनमें से एक गिरीश माथुर पहली पंक्ति में बैठता था। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। मैंने नहीं किया मैम, उसने कहा और अपनी गर्दन झुका ली। भगवान कसम मैम। टीचर ने उसे तिरछी नज़र से देखा। उनके मन में अभी भी शक था। मैं गंगा की सौगंध खाकर कहता हूँ मैम, गिरीश ने कहा और फफक कर रोने लगा। गंगा वाली बात काम कर गई। सभी को उसकी बात पर भरोसा हो गया। दूसरा GM कौन है? गोपाल मिश्रा, टीचर ने मेरा नाम पुकारते हुए कहा। सभी की आंखें मेरी तरफ घूम गई। टीचर चलकर मेरी डेस्क तक आई। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, ना ही टीचर ने कुछ कहा। तड़ तड़ाक मेरे दोनों गाल झंझना उठे। खाने की चोरी, तुम चोर हो क्या? टीचर ने कहा। उन्होंने मेरी तरफ कुछ इस तरह देखा मानो मैंने ब्रिटिश क्वीन की म्यूजियम से कोहिनूर हीरा चुरा लिया हो। मेरा सिर झुका रहा। अब उन्होंने मेरी गर्दन पर एक धौल जमाई। मेरी क्लास से दफा हो जाओ। मैं अपने पैर घसीटता हुआ क्लास से बाहर चला आया। यहाँ तक कि पूरी क्लास 5 सेक्शन C तक की नज़रें भी मुझी पर जमी थी। आरती, जाओ बाथरूम में अपना स्कर्ट साफ कर आओ, गिल मैडम ने कहा। मैं क्लास के बाहर दीवार से टिक कर खड़ा था। आरती अपनी आंखें पोंछते हुए मेरी करीब से गुजरी। ड्रामा क्वीन, वो चॉकलेट केक की केवल आधी स्लाइस ही तो थी, मैंने सोचा। खैर, तो इसी तरह मेरी गोपाल मिश्रा की ग्रेट आरती प्रताप प्रधान से पहली मुलाकात हुई। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भले ही ये कहानी मेरी है, लेकिन आप मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। आखिर 10 साल का चोर कोई बहुत पसंद करने लायक इंसान होता भी नहीं है। मैं बनारसी का हूँ। मेरी समाज विज्ञान के टीचर कहती है कि ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर 1200 ईसा पूर्व से ही आबाद है। बनारसी का ये नाम 2 नदियाँ बरुना और असी के नाम पर पड़ा है, जो इस शहर से होकर बहती है और आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। अलग अलग जगहों के लोग मेरे शहर को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे काशी, बेनारस या बनारस। कुछ लोग बनारसी को मंदिरों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हजारों की तादाद में मंदिर है।
कुछ लोग इसे ज्ञान का शहर कहते हैं क्योंकि बनारसी में पढ़ाई लिखाई के कुछ बेहतरीन सेंटर है, लेकिन मैं बनारसी को केवल अपना घर कहता हूँ। मैं गोंडलिया के करीब रहता हूँ, जहाँ इतना शोरगुल होता है कि यदि आप चैन से सोना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने कान में रुई खोसना पड़ सकती है। गोंडलिया गंगा नदी के घाट के करीब है, इसीलिए यदि गोंडलिया की घनी आबादी के कारण आपका जीना मुहल हो जाए तो आप घाट पर जाकर बैठ सकते हैं और गंगा और मंदिरों की शिखरों को निहार सकते हैं। कुछ लोग मेरे शहर को पवित्र, खूबसूरत और आध्यात्मिक भी कहते हैं, खास तौर पर तब जब विदेशी पर्यटकों के सामने इसकी खूबियाँ गिनानी हो। कुछ लोग इसे गंदगी से भरपूर भी बताते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा शहर गंदा है। वास्तव में लोग उसे गंदा बना देते हैं। खैर, कहते हैं कि जीवन में एक न एक बार बनारसी की सैर जरूर करनी चाहिए, जबकि हम में से कईयों ने तो अपना पूरा जीवन ही इस शहर में बिता दिया है। मेरी जेब में एक पेंसिल थी, मैं उससे दीवार पर 5C लिखता रहा। इससे मुझे वक्त काटने में भी मदद मिल रही थी और 5C लिखने के बाद मैं अपने क्लास को अधिक आसानी से खोज भी सकता था। वो टॉयलेट से बाहर आई, उसका चेहरा भीगा हुआ था। ड्रामा क्वीन जैसे एक्सप्रेशन अपनी जगह बरकरार थे और उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। वो क्लास की ओर चली जा रही थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब आती गई उसकी नज़रें लगातार मुझे घूरती रही। तुम दीवार चितर रहे हो, उसने कहा। जाओ, इसकी भी शिकायत कर दो, मैंने कहा। जाओ। तुमने मेरा टिफ़िन चुराने की हिम्मत कैसी की, उसने कहा। मैंने तुम्हारा टिफ़िन नहीं चुराया, मैंने कहा। मैंने केवल तुम्हारे चॉकलेट केक का 3 बाइट खाई, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम वाकई बैड बॉय हो, आरती ने कहा। हमारे वकील दुबे अंकल ने 4 लड्डुओं का एक छोटा सा बॉक्स हमारी ओर बढ़ाया। मिठाई किस खुशी में, पापा ने पूछा। दुबे अंकल हमारे घर आए थे, उनसे हमारी भेंट बाबा आदम के ज़माने की हमारी डाइनिंग टेबल पर हुई। तुम्हारी सुनवाई की तारीख निकली है, दुबे अंकल ने कहा। इसमें बहुत वक्त लग गया। मैंने सोचा इसका जश्न मनाया जाए। मैंने सोचा कि केक के मुआवजे के तौर पर यदि ड्रामा क्वीन आरती को कुछ लड्डू दे दिए जाए तो कैसा रहे। वैसे तो मैं एक चॉकलेट केक खरीदकर उसके डेस्क पर पटक देना चाहता था, लेकिन मेरे पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पिता मुझे ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं देते थे और ख़ुद उनकी पॉकेट में ज़्यादा मनी नहीं थी। माँ की बीमारी ने उनकी पूरी बचत का सफाया कर दिया था। मेरी चौथी सालगिरह के 2 सप्ताह बाद ही वो गुजर गई। मुझे उनके या उनके मौत के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है। बाबा कहते हैं कि उनके मौत के बाद उन्हें 1 महीना तक उनका दुपट्टा पहनकर मेरे पास सोना पड़ता था। उनकी मौत के बाद ज़मीन का विवाद भी शुरू हो गया। इसी कारण दुबे अंकल का हमारे घर में आना जाना बढ़ गया था। आप केवल इसीलिए मिठाई ले आए कि मेरी सुनवाई की तारीख निकली है, बाबा ने खांसते हुए पूछा। मुकदमे की वजह से उनकी ज़मीन तो उन्हें वापस नहीं मिल सकी, लेकिन उससे उनकी दमे की बीमारी ज़रूर और बदतर हो गई थी। घनश्याम मामले को अदालत के बाहर ही निपटा देना चाहता है, दुबे अंकल ने कहा। मेरे पिता के बड़े भाई घनश्याम ताया जी ने भी हमारा बेड़ा गर्क कर रखा था। मेरे दादाजी अपने 2 बेटों के लिए लखनऊ हाईवे पर 30 एकड़ खेती की ज़मीन छोड़ गए थे, जिसका बंटवारा 2 बराबर के हिस्सों में किया जाना था। दादाजी की मौत के कुछ समय बाद घनश्याम ने बैंक से लोन लिया और बाबा की आधी संपत्ति पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने बैंक अफसरों को घूस देते हुए गलत प्लॉट नंबरों के साथ जाली कागज बनवा लिया। घनश्याम ताया जी ने बिजनेस में कुछ गलत फैसले लिए और अपना पैसा गंवा दिया। बैंक ने हमें एक फोरक्लोज नोटिस भेजा। बाबा ने इसका विरोध किया तो बैंक ने मेरे पिता और अंकल दोनों पर मुकदमे ठोक दिए। दोनों भाइयों ने भी एक दूसरे पर मुकदमा कर दिया। ये सभी मुकदमे बैलगाड़ी से भी धीमी चाल से चलते रहे। सेटल, मेरे पिता ने आगे झुकते हुए पूछा। मैंने एक लड्डू उठाया और अपनी जेब में रख लिया। घनश्याम तुम्हें कुछ नगद पैसा दे देगा, वो ज़मीन का तुम्हारा हिस्सा ले लेगा और बैंक और कानूनी मुकदमों को तुम्हारे हवाले कर देगा, दुबे अंकल ने कहा। कितना पैसा? बाबा ने पूछा। 10 लाख, दुबे अंकल ने जवाब दिया। मेरे पिता चुप हो गए। मैंने मौका ताड़कर एक और लड्डू चुरा लिया। मैंने सोचा आरती 2 लड्डू पाकर खुश हो जाएगी।
मैं ये बात तो मानता हूँ कि 15 एकड़ ज़मीन के लिए ये पेशकश बहुत ही कम है। दुबे अंकल ने अपनी बात जारी रखी। लेकिन तुम्हारी संपत्ति पर 1 करोड़ का लोन है, ये मेरा लोन नहीं है, बाबा ने ऊंची आवाज़ में कहा, जो उनके आम मिजाज से मेल नहीं खाती थी। उसने तुम्हारे दस्तावेज बैंक में जमा कर दिए हैं। तुमने उसे अपने प्रॉपर्टी पेपर्स क्यों दिए? वो मेरा बड़ा भाई है, बाबा ने अपने आंसुओं को थामते हुए कहा। उन्हें ज़मीन के नुकसान से ज़्यादा ये दुख सता रहा था कि उन्होंने अपना भाई खो दिया था। यदि तुम्हें और पैसा चाहिए तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। इस मामले को लंबे समय तक क्यों घसीटे? दुबे अंकल ने कहा। मैं किसान का बेटा हूँ, अपनी ज़मीन नहीं छोड़ सकता, बाबा ने कहा। उनकी आंखें लाल थी। जब तक जान में जान है तब तक ज़मीन मेरी है। उसे कह दो, यदि उसे ज़मीन चाहिए तो पहले मुझे जान से मारना होगा। उसके बाद बाबा ने मुझे घूर कर देखा। मेरे हाथ तीसरा लड्डू चुराने के लिए आगे बढ़ रहा था। ठीक है, सभी लड्डू ले लो, दुबे अंकल ने कहा। मैंने उन दोनों को देखा, मिठाई का डब्बा उठाया और कमरे से बाहर भाग गया। मैंने मिठाई के डब्बे को उसके डेस्क पर जाकर रख दिया। ये क्या है? उसने तकल्लुफ़ के साथ मेरी ओर देखा। मैंने तुम्हारे केक खा लिया था ना? आई एम सॉरी, मैंने कहा। मेरे अंतिम शब्द बहुत धीमे थे। मुझे लड्डू पसंद नहीं, उसने घोषणा की। क्यों? तुम क्या अंग्रेज़न हो? मैंने कहा। नहीं, क्योंकि लड्डू खाने से हम मोटे हो जाते हैं और मैं मोटी नहीं होना चाहती, उसने कहा। तो क्यों? चॉकलेट केक खाने से हम मोटे नहीं होते। मुझे नहीं चाहिए लड्डू, उसने कहा और लड्डू के डिब्बे को मेरे ओर धकेल दिया। ठीक है, मैंने कहा और डिब्बे अपने पास रख लिया। तुमने सॉरी बोला था ना? आरती ने पूछा। हाँ, बोला तो था, मैंने रिबन से गुथी उसकी चोटी को गौर से देखते हुए कहा। वो किसी कार्टून कैरेक्टर जैसे लग रही थी। एपोलॉजी एक्सेप्टेड, उसने कहा। थैंक यू, मैंने कहा। क्या वाकई तुम्हें लड्डू नहीं चाहिए? नहीं, मोटी लड़कियां एयर होस्टेस नहीं बन सकती, उसने कहा। तुम एयर होस्टेस बनना चाहती हो? मैंने कहा। हाँ, क्यों? क्योंकि वे पूरी दुनिया की शेयर करती है। मैं तरह तरह की जगह देखना चाहती हूँ। ठीक है, और तुम क्या बनना चाहते हो? आरती ने पूछा। मैंने कंधे उचका दिए। एक अमीर आदमी, मैंने कहा। उसने सिर हिला दिया, मानो उसे मेरी चॉइस ठीक ठाक लगी हो। अभी तुम गरीब हो क्या? हाँ, मैं तो अमीर हूँ, हमारे पास एक कार है। हमारे पास कार नहीं है। ओके बाय। मैं जाने के लिए पीछे मुड़ा कि आरती ने कुछ कहा। तुम्हारी माँ तुम्हें टिफ़िन बनाकर क्यों नहीं देती? मेरी कोई माँ नहीं है, मैंने कहा। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। ओके बाय। मैं अपनी सीट पर लौट आया, लड्डुओं का डिब्बा खोला और एक लड्डू बाहर निकाल लिया। आरती मेरे पास आई। क्या है? मैंने पूछा। तुम चाहो तो कभी कभी मेरा टिफ़िन खा सकते हो, हालांकि ज़्यादा मत खाना, और केक या उस जैसी अच्छी ट्रीट्स मत लेना। थैंक्स, मैंने कहा। और इस तरह बखेड़ा खड़ा मत किया करो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम लंच ब्रेक के दौरान साथ साथ खा सकते हैं, लेकिन तब तो तुम भूखी ही रह जाओगी, मैंने कहा। इट्स ओके, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मैं मोटी नहीं होना चाहती, आरती ने कहा। 7 साल बाद। पहले घर तक मेरे साथ चलो, उसके बाद क्रिकेट ग्राउंड पर चले जाना, आरती ने कहा। हम गंगा पर बोटिंग करने के बाद शाम को घर लौट रहे थे। आरती और मैं पिछले 5 सालों से हर हफ्ता इसी तरह बोटिंग करने जाते थे। 80 घाट के नाविक फुलचंद भाई मुझे अपनी नाव दे देते थे। हम एक गली से होकर गुजर रहे थे जो इतनी सकरी थी कि एक मोटी गाय आसानी से उसमें फंस सकती थी। हम घाटों से सटे एक मुख्य मार्ग पर निकले। मुझे पहले ही देर हो गई है आरती, राघव मुझ पर बहुत चिल्लाएगा, तो मुझे भी अपने साथ आने दो। मैं घर जाकर बोर नहीं होना चाहती, उसने कहा। नहीं, क्यों? उसने आंखें झपकाते हुए कहा। वहाँ बहुत लड़के हैं, याद है पिछली बार कितनी सीटियाँ बजी थी। मैं हैंडल कर लूँगी, आरती ने अपने माथे से बालों की लट हटाते हुए कहा। मैंने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। तुम्हें पता नहीं तुम्हें देखकर उन्हें क्या हो जाता है, मैंने कहा। वास्तव में मैं उसे कहना चाहता था कि तुम्हें पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे क्या हो जाता है। आरती को उसके लुक्स के कारण हमेशा स्कूल टीचर्स की सराहना मिलती थी, लेकिन 2 साल पहले जब वो 15 की हो गई तो पूरा स्कूल उसके बारे में बात करने लगा। इस तरह की बातें आम हो गई कि वो सनभीम स्कूल के सबसे खूबसूरत लड़की है, उसे तो फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहिए, या वो
चाहे तो मिस इंडिया के लिए अप्लाई कर सकती है। इसमें से कुछ बातें वे लोग कहते थे जो उसे लुभाना चाहते थे। आखिर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की बेटी और एक प्रतिष्ठित पूर्वज राजनेता के पोती की गुड बुक्स में कौन शामिल नहीं होना चाहेगा। लेकिन हाँ, आरती के कारण बनारसी के दिल की धड़कनें ज़रूर तेज हो गई थी। यदि वो शीघ्र स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड में चली जाती तो निश्चित ही खेल में खलबली मच जाती। बल्लेबाज खेलना भूल जाते, फील्डर्स कैच टपका देते और बेरोजगार बोर्डम लड़के उसे देखकर सीटियां बजाने लगते, जिसके कारण यूपी बदनाम हो चुका है। मैं काफ़ी समय से राघव से नहीं मिली, आरती ने कहा। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें खेलते हुए देखूंगी। कल ट्यूशन पर उससे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। मैंने रूखेपन से कहा। अब घर जाओ। तुम चाहते हो कि मैं अकेले घर जाऊं? एक रिक्शा कर लो, मैंने कहा। मैंने उसकी कलाई थाम ली। तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जब तक मैं उसके साथ उसके घर नहीं पहुंच गया तब तक वो मेरे हाथ को आगे पीछे झुलाती रही। मैं उससे कहना चाहता था कि वो अब इस तरह मेरा हाथ ना पकड़ा करे। 12 की उम्र तक ये ठीक है, लेकिन 17 की उम्र में नहीं। ये अलग बात है कि 17 की उम्र में उसका मेरा हाथ पकड़ना 12 की तुलना में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। क्या हुआ? उसने कहा। तुम दूर क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हारा हाथ केवल इसीलिए पकड़ा है कि कहीं तुम भाग ना जाओ। मैं मुस्कुरा दिया। फिर हम जिला जज प्रताप ब्रिज प्रधान के बंगले पर पहुंचे। वे आरती के पिता थे। सांझ का आकाश गहरे नारंगी रंग का हो गया था। ये तय था कि राघव मुझ पर बहुत बिगड़ेगा, क्योंकि खेलने के लिए बहुत समय जाया हो चुका था। लेकिन मैं आरती की बात नहीं टाल सका। थैंक यू, आरती ने बच्चों सरखी आवाज़ में कहा। भीतर आओगे? नहीं, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मैंने कहा। हमारी आंखें मिली, लेकिन जल्द ही मैंने अपनी आंखें हटा ली। बेस्ट फ्रेंड्स, बस हम यही थे, मैंने खुद से कहा। हवा में उसके बाल लहर और काली लटे उसके चेहरे को होले से सहलाने लगे। मुझे अपना बाल कटवा लेने चाहिए, इन्हें मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, आरती ने कहा। नहीं, ऐसा मत करना, मैंने दृढ़ता से कहा। मैंने केवल तुम्हारे लिए ही अपने बाल इतने लंबे रखे हैं, बॉय, उसने कहा। क्या वो भी मेरे बारे में अलग तरह से सोचने लगी है? लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बात उसे कैसे पूछी जाए। ट्यूशन पर मिलते हैं, मैंने चलते चलते कहा। राघव कश्यप, टीचर ने नाम पुकारा और एक आंसर शीट ऊपर उठा दी। राघव, आरती और मैंने दुर्गाकुंड में JSR कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी ताकि हम इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सके। JSR का नामकरण उसके 3 संस्थापकों मिस्टर झा, मिस्टर सिंह और मिस्टर राय के नाम पर किया गया था और वो AII ऑल इंडिया इंजीनियर एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लगातार मॉक टेस्ट आयोजित करता था। AII में हर साल देश भर का 10 लाख स्टूडेंट परीक्षा देते हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो NIT के 30,000 पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इंजीनियर बनने की चाहत रखने वाले हर छात्र ये परीक्षा देता है। मैं इंजीनियर तो नहीं बनना चाहता था, लेकिन बाबा मुझे इंजीनियर बनते देखना चाहते थे और इसीलिए मैंने JSR ज्वाइन किया था। राघव 40 स्टूडेंट से खचाखच भरे क्लासरूम से होकर अपनी आंसर शीट लेने आगे बढ़ा। 80 में से 66। वेल डन राघव, टीचर ने कहा। IIT मटेरियल, एक लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा। वो सनभीम का टॉपर है। मैं साफ तौर पर देख सकता था कि राघव अपने IITian पिता के कदमों पर चल रहा है, जो भले ही इंजीनियर है। मुझे 80 में से 50 नंबर मिले। ये एक ठीक ठाक प्रदर्शन था। यह किसी क्रिकेट टीम में 12वां खिलाड़ी बनने के लिए तो काफ़ी था, लेकिन खिलाड़ी बनने के लिए नहीं। फोकस गोपाल, टीचर ने कहा। तुम्हें अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए 60 से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। मैंने सिर हिला दिया। मैं एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहता था। मेरे पिता ने कई सालों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी थी। आरती प्रधान, टीचर ने पुकारा। पूरी क्लास की निगाह सफ़ेद सलवार कमीज पहने उस लड़की की ओर घूम गई, जिसके कारण उबाऊ कोचिंग क्लासेस भी अखरती नहीं थी। आरती ने अपनी आंसर शीट ली और खिलखिला दी। 80 में से 20 नंबर लाना तुम्हें फनी लगता है? टीचर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा।
आरती ने हथेलियों से अपना चेहरा छुपा लिया और अपनी सीट पर लौट आई। उसकी इंजीनियर बनने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने 3 कारणों से JSR ज्वाइन किया था। पहला, ये कोचिंग क्लासेस अटेंड करने से उसे अपनी 12वीं CBSE के पढ़ाई से मदद मिल सकती थी। दूसरा ये कि मैंने भी JSR ज्वाइन किया था और उसे कंपनी मिल गई थी। और तीसरा ये कि ट्यूशन सेंटर उससे फीस नहीं लेता था क्योंकि उसके पिता शहर के DM या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने वाले थे। वैसे आरती के पिता ईमानदार छवि वाले थे, लेकिन फ्री ट्यूशन लेना बेईमानी के दायरे में नहीं आता था। मैंने तो II का फॉर्म तक नहीं भरा है, आरती ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा। मेरी AI रंग की बुरी गत होने वाली है, मैंने अपना लेमनेड हिलाते हुए राघव से कहा। हम नादर घाट के करीब जनमर बेकरी में आए थे। ये फिरंगी टूरिस्टों का प्रिय जॉइंट था। यहाँ गोरे लोग बनारसी के कीटाणु और दलानों दोनों से सुरक्षित महसूस करते थे। वे सैंडविच और पैनकेक्स जैसे फिरंगी फूड खाने के लिए लकड़ी की खपचियों वाले बिस्तर पर बैठा करते थे। बनारसी इम्फेक्ट देने के लिए 2 कुपोषित बूढ़े एक कोने में बैठकर सितार बजाया करते थे, क्योंकि गोरों को सितार सुनते हुए सैंडविच खाना एक सांस्कृतिक अनुभव लगता था। मैंने कभी इस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन आरती इसे पसंद करती थी। उसने अपने बाल बांधने के लिए जिस तरह से स्कार्फ का इस्तेमाल किया था वो मुझे अच्छा लगा। आरती ने एक महिला स्टोरीज की ओर इशारा करते हुए कहा। जाहिर है उसे मेरी AI से जुड़ी चिंताओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 10 और अंक और उसके बाद यू विल बी फाइन, रिलैक्स, राघव ने कहा। मेरे और उस 10 अंक के बीच 1 लाख स्टूडेंट खड़े हैं, मैंने कहा। दूसरों के बारे में मत सोचो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, उसने कहा। मैंने धीमे से अपना सिर हिला दिया। जब आप टॉपर होते हैं तो सलाह देना आसान होता है। मैंने कल्पना की कि मैं 1 लाख अन्य लो रैंकर्स के साथ एक समुद्र में हूँ और सांस लेने के लिए तड़प रहा हूँ। हम डूब रहे थे और भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए बेकार होते जा रहे थे। 3 सप्ताह का समय और था और उसके बाद AI नाम की सुनामी आने वाली थी। आरती ने मेरे चेहरे के सामने अपनी उंगलियां लहराई। नींद से जागो ड्रीमर, सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। तुम एग्जाम नहीं दोगी? राघव ने आरती से पूछा। हाँ, वो खिलखिला दी। इस सप्ताह मैं हूं ना रिलीज हो रही है। आखिर में शाहरुख खान की फिल्म कैसे मिस कर सकती हूँ? उन्हें AI पोस्टपोन कर देना चाहिए। वेरी फनी, मैंने मुंह बना दिया। अगर तुम इंजीनियर नहीं बनना चाहती तो फिर तुम आखिर करना क्या चाहती हो? राघव ने आरती से पूछा। क्या कुछ करना ज़रूरी है? मैं भारतीय नारी हूँ, शादी करूँगी, घर बसाऊँगी और खाना पकाऊँगी, या फिर नौकरों को खाना पकाने का हुक्म दूँगी। ये कहकर वो हंस पड़ी और राघव भी उसकी हंसी में शामिल हो गया। लेकिन मुझे इसमें कुछ भी हंसने जैसा नहीं लगा। मैं उन लाखों स्टूडेंट से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा था जो इंजीनियर बनना चाहते थे और जिनसे मुझे कुछ ही दिनों बाद भिड़ना था। इतने सीरियस क्यों हो रहे हो गोपाल जी? मैं मजाक कर रही हूँ, तुम तो जानते ही हो कि मैं घर पर नहीं बैठ सकती, आरती ने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा। चुप करो आरती, मैंने कहा। मुझे पता है कि तुम एयर होस्टेस बनना चाहती हो। एयर होस्टेस, वाओ, राघव ने कहा। दैट्स नॉट फेयर गोपाल, आरती ने चिल्लाते हुए कहा। तुम दुनिया के सामने मेरे सीक्रेट्स उजागर कर रहे हो। दुनिया नहीं, वो केवल मुझे ही बता रहा है, राघव ने कहा। आरती ने मुझे एक डर्टी लुक दी। सॉरी, मैंने कहा। आरती से मेरा रिश्ता ज़्यादा गहरा था। हम राघव को अपना दोस्त मानते थे, लेकिन गहरा दोस्त नहीं। तुम वाकई बहुत अच्छी एयर होस्टेस बनोगी, राघव ने कहा। उसके लहजे में शरारत थी। खैर जो भी हो, आरती ने कहा। जैसे कि डैड मुझे बनारसी से कहीं जाने देंगे। यहाँ कोई एयरलाइंस नहीं है, यहाँ केवल मंदिर है। शायद मैं एक टेम्पल होस्टेस बन जाऊँ। सर प्लीज़ फर्श पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रार्थना शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। प्रसाद आपकी सीट तक पहुँचा दिया जाएगा। राघव अपना पेट पकड़कर फिर हंस पड़ा। उसका पेट बहुत गठीला था। मुझे ऐसे लोगों से घृणा होती है जिन्होंने प्राकृतिक रूप से सपाट पेट मिला होता है। भगवान सभी पुरुष के लिए 6 पैक को एक डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड क्यों नहीं बना देते? क्या फैट जमा करने के लिए पेट के सिवा कोई और जगह नहीं हो सकती? राघव ने आरती के हाथ पर ताली दी। मेरे कानों की लबें सुर्ख हो गई। सितार वादकों ने एक द्रुत धुन बजानी शुरू कर दी।
आरती, तुम भी क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो? मैंने कहा। मेरी आवाज़ तेज थी। मेरे इर्द गिर्द मौजूद फिरंगी जो यहाँ वैश्विक शांति की तलाश में आए थे चौकन्ने हो गए। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि राघव और आरती एक दूसरे के फिसंडी जोक्स का भी मजा ले रहे थे। राघव ने अपने लेमनेड में स्ट्रो को इतनी जोर से चूसा कि ड्रिंक उसकी नाक से बहने लगी। ग्रास, आरती ने कहा और दोनों फिर से ठहाक लगाकर हंसने लगे। मैं उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? राघव ने कहा। मुझे जाना है, बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने कहा।